देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, यूपीवीसी 2024 के प्रीलिम्स के लिए। इसमें जो छठा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट देखिए। इसमें पहली स्टेटमेंट है कि आर्थिक जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि आर्थिक विकास में जो मानव संसाधन है उसका योगदान बताना है। तो इसमें इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी है, पूछा है कि कौन-सी सही है। पहली स्टेटमेंट है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और दूसरी स्टेटमेंट है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ठीक है? यानी कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें पहली है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? अब भाई सीधी सी बात है कि अगर मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी कि आर्थिक विकास का अगर होगा, इकोनॉमिक कहीं पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो वो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उस पर उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 से 200 लोग हो गए, और वो जो 100 लोग बढ़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसा ज़्यादा कमाया, तो वो जो 100 लोग बढ़ रहे हैं तो उनका उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी ना। अब इसी तरीके से अगर आप देखिए जो दूसरी स्टेटमेंट है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। मान लीजिए कि 200 लोग थे, और 200 लोग से 200 की जगह 400 लोग हो गए। तो जो 200 लोग बढ़ गए, उससे अब जो खाना खर्चा और जो लाइफस्टाइल में जो चीज़ें आएँगी, जो रिसोर्सेज़ की डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। और वहीं पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, मतलब अगर उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो जो भीड़ बढ़ेगी, उसके खर्चे कैसे मैनेज होंगे? तो आप इस तरह से इसको थोड़ा-सा अगर नॉर्मल लैंग्वेज में भी, देशी लैंग्वेज में भी समझकर अगर आप समझते, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते। अब समझने वाली चीज़ ये है कि अभी आपका जब 22 दिसंबर को पेपर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन तब भी आएँगे। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलत है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको इसी तरह से बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। जो चीज़ पूछी है उसी के बेसिस पे, उसी डेटा के बेसिस पे चीज़ों को देखें, और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सकते। ठीक है? अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसको देखिए, जो ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, यानी कि अभिकथन और कारण। अभिकथन में यानी कि असर्शन में इन्होंने बोला है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है भाई? और इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अब आप पहला जो असर्शन है उसको देखिए। देश के पर्यावरण को अगर आपको बनाए रखना है, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। भाई एक बात बताइए आप, आपके आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आपकी सिटी में जो इतने मोटे-मोटे पेड़ हुआ करते थे, ठीक है? ऑन रोड आपको देखने को मिलता होगा कि एकदम जंगल सा था और एकदम हरियाली थी। अब आपने देखा कि जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी है, जैसे-जैसे आपके शहर में जनसंख्या बढ़ी है, वैसे-वैसे वो पेड़ काटे जा रहे हैं, और उतनी ग्रीनरी अब नहीं रह गई है। वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएँगे, वहाँ पर आपको मॉल देखने को मिल जाएँगे, वहाँ पर आपको थिएटर देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर आपको बेसिकली अब बस्ती देखने को मिल रही है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आपको रेंटेड अपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, सब दिखता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको देश के पर्यावरण को बचाना है, हरियाली को बचाना है, तो यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, असर्शन बिल्कुल सही बात है। अब जो इन्होंने इसका जो रीज़न दिया है उसको ज़रा आप देखिए। रीज़न में उन्होंने बोला है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। भाई अगर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी, यानी कि अगर मान लीजिए 1000 लोग थे, 1000 लोग से अगर 1 लाख लोग हो गए, तो उससे पर्यावरण संतुलन बनेगा या बिगड़ेगा? भाई बिगड़ेगा ना। भाई आज से 15 साल पहले खूब हरियाली थी, सब कुछ था, जनसंख्या कम थी। जनसंख्या बढ़ी, तो वहाँ पर धीरे-धीरे लोग आना शुरू हुए। लोग आएँगे तो फिर बिज़नेसेज़ आएँगे और तरह-तरह की चीज़ें आएँगी। तो फिर वहाँ पर मॉल बनने लगे, कमर्शियल फिर चीज़ें होने लगी। तो जब चीज़ें कमर्शियलाइज़ होने लगी, तो उससे तो आपका एनवायरनमेंट का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो तो बिगड़ा ना। तो अगर आप इसको इस तरह से भी रिलेट करके देखोगे, तो आप देखोगे कि ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो इस तरह से आपको जो डेटा दिया है, जो असर्शन रीज़न दिया है, उसके बेसिस पे देखना है। अब इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जो रीज़न आपको दिया है, क्या वो कारण है एक्चुअल में ए का? नहीं है कारण। अब ये जो क्वेश्चन है 17वां नंबर, इसमें आप देखिए, इसमें उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पोएट्स दिए हैं और उनके कॉम्पोजिशन दिए हैं। ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है? यानी कि कवित्री दी है, उनकी पुस्तक जो है, रचना जो है, वो बताना है कि कौन सी सही मैचिंग नहीं है। तो अब इसमें देखिए, ऐसा ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आपको पता है कि भाई सी आंसर होगा, यानी कि जो गंगाबाई हैं, गणेश देव लीला उनकी लिखी हुई नहीं। तो अगर आपको ये पता है तो ठीक है, वरना अगर आपको इसमें कोई भी ऑप्शन में कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और 22 दिसंबर को भी ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन आते होंगे। 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के आएँगे जिसमें 4 के 4 ऑप्शन में से, अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी-किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा कि कौन-सा इसमें से ऐसा है जो सही मैच नहीं है। नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई इसमें दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखिए, यानी कि जो 31st क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने असर्शन दिया है, रीजन दिया है। असर्शन में इन्होंने बोला गया है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था। ठीक है? इसका रीजन उन्होंने ये दिया है कि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। अब जो असर्शन रीजन वाले, उसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसमें ये देखना होता है कि जो रीजन दिया है, क्या वो एक्चुअल में कारण है स्टेटमेंट का? तो इसमें जो रीजन है उसको आप ध्यान से पढ़िए। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, यानी कि इंडिया की प्रायोरिटी है कि जो चीते हैं, इनकी आबादी को, इनकी पॉपुलेशन को सुधारा जाए, बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो असर्शन है उसमें क्या कहा गया है, इसीलिए फरवरी 2023 में 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत कहा गया हो। अब इसमें अगर आप ओवरथिंक देखिए, इंसान ओवरथिंक कैसे करता है?
जब आप ओवरथिंक करोगे तो आप क्या सोचोगे कि यार 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था। अब अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितने चीते आए थे, तो आप सोचोगे कि आयोग ने जो 12 चीते यहाँ पर दिए हैं ना, ये गलत दिया होगा। क्योंकि यूपीएससी माइंडसेट में क्या होता है, यूपीएससी वाला इंसान क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार 12 चीते दिया है, यहाँ पर 10 चीते होंगे, या यहाँ पर 8 चीते होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, या फिर 14 होंगे। 12 में कुछ यूपीएससी ने गड़बड़ किया होगा। तो कभी 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 क्या होता है कि यूपीपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम जब इंसान ओवर थिंक करता है, तो वही जो ये फैक्चुअल चीजें होती हैं, जहाँ पर डेटा दिया होता है, उसमें उसको गलत मान लेता है और सोचता है कि यहीं पर आयोग ने कुछ फेल किया होगा, यहाँ पर कुछ आपको एक फंसाने की कोशिश की गई होगी और ये स्टेटमेंट गलत दी गई होगी। कई लोग ये भी सोचेंगे कि फरवरी 2023 की जगह हो सकता है मार्च 2023 में चीते लाने की बात की गई हो, अप्रैल की गई हो, दिसंबर की गई हो, या किसी और महीने की गई हो। तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप ओवर थिंक करके ज्यादा सोच रहे हो, जबकि उतना सोचने की जरूरत नहीं थी। यूपीपीएससी जनरली क्या करता है कि बेसिक सी स्टेटमेंट देता है, उसमें वो इस तरह की चीजें नहीं लिखता है, नहीं करता है। जनरली वो डेटा के साथ इस तरह से इतना चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे इसमें जो रीजन है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए फरवरी 2023 में 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि ए और आर, यानी कि असर्शन और रीजन, दोनों के दोनों करेक्ट है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन की यानी कि स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए जो ये 32 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें है कि जो डीकेन यूनिवर्सिटी है, डीकेन विश्वविद्यालय है, उसके संदर्भ में इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। चलो ठीक है भाई, इसमें कुछ ऐसा कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, चलो मान लिया। नहीं भी पता है, ठीक है, चलो इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं लग रही है कि कुछ गलत है। मान लिया कि पहला विदेशी विद्यालय है जो कि भारत में प्रवेश कर रहा है स्वतंत्र परिसर के माध्यम से, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में स्थापित ना किया जा रहा हो, कहीं और किया जा रहा हो, गुजरात में किया जा रहा हो, या किसी और स्टेट में किया जा रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ रही थी। अगर आप ध्यान से इस चीज़ के बारे में अगर पढ़ोगे, पिछले साल अगर आपने पढ़ा होता तो आपने ये देखा होगा कि जो डिग्नी यूनिवर्सिटी है, इसके संदर्भ में जब जब बात की जाती है, तो ये गुजरात की बात थी। और गुजरात की जो डिग्निटी वगैरह हैं, कभी वहाँ के जैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के, वो गुजरात में आए होंगे या कुछ ना कुछ चला होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप याद करते तो आप देखते कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, तो उस टाइम पे नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के डिग्नेटरी आए हुए थे। तो वहां से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाती कि हाँ, गुजरात में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ कुछ इनॉग्रेशन चल रहा है, तो चांसेस हैं कि गुजरात हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपको ओवरऑल नॉलेज है नेशनल करंट अफेयर्स की या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत भी चीज़ें जानते हो, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना काम करेगा कि आप इंटेलिजेंट गेस कर लोगे। तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि यार महाराष्ट्र आंसर नहीं है, महाराष्ट्र की जगह कुछ और हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट ना भी याद हो, कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि क्या यार महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ था, महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि कहीं और हुआ हो, तो कम से कम महाराष्ट्र गलत हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या करते कि आप ये मानते कि पहली स्टेटमेंट सही है, और पहली स्टेटमेंट एक्चुअल में सही भी थी, तो आप पहली स्टेटमेंट सही मानते, दूसरी वाली गलत हो जाती, तो यहाँ पर जो आंसर है वो केवल एक आपका आ जाता, जो पहला ए में दिया हुआ है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 33, इसको ध्यान से देखो। इसमें है कि भारत का जो G20 प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जो सिंबल था, उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये उन्होंने पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां जो है ना, वो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो, मान लो वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ थी ये G20 वाली, इंडिया वाली, क्योंकि इसमें इंडिया जो है उसने अध्यक्षता की थी G20 समिट की। लेकिन आपको मालूम ना भी मालूम हो, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट देखो, इसमें कुछ ऐसा आपको गलत लग रहा है, नहीं लग रहा है। पहली स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। हाँ ठीक है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। आपने जो साइन बोर्ड वगैरह होते हैं, जो ऐसे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं सिटीज़ वगैरह में लगे हुए, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप ऑब्जर्व वगैरह करते हो रोड पर चलते हुए। इसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है कि जो 7 पंखुड़ियाँ हैं, वो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जनरली की भी जाती है इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो इस तरह से आप दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही होती हैं, और आप दोनों 1 और 2 पे मारते। आप इसमें ओवरथिंक नहीं करते कि कुछ इसमें इन्होंने घुमाया होगा आयोग ने, या कुछ और आंसर दिया होगा। तो जब 22 दिसंबर को इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब जो ये क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, यानी कि जो 44 क्वेश्चन है, इसमें है कि एक भौगोलिक इकाई, ठीक है, यानी कि एक ज्योग्राफिकल यूनिट ऐसी जो पानी को इकट्ठा करती है, उसका भंडारण करती है, यानी कि स्टोरेज करती है, और फिर पानी को छोड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि डेफिनेशन बतानी थी बेसिकली। तो ये किसकी बेस्ट परिभाषा है, तो ये जल विभाजक की, यानी कि वाटरशेड की परिभाषा है, या फिर ये पानी के हौज की परिभाषा है, या फिर आर्द्र भूमि, या फिर व्यर्थ भूमि। अब आपने मान लो नहीं भी पता है, आपको नहीं भी पता है कि एक्चुअल में किसकी परिभाषा है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो आर्द्र भूमि और व्यर्थ भूमि है, यानी कि वेटलैंड और वेस्टलैंड, ये तो हो ही नहीं सकता भाई जो वेटलैंड है वो ये काम थोड़ी ना करती है कि वो पानी को इकट्ठा करती हो, फिर वो स्टोरेज भी करती हो, फिर उसके बाद में उसको छोड़ भी देती हो। तो वेटलैंड तो है नहीं। वेस्टलैंड को अगर आप देखो तो वेस्टलैंड भी ये काम नहीं करती है। बचे आपके दो, पानी का हौज और जल विभाजक। इसमें आपको डाउट हो सकता था। अब मान लो आपको इन दोनों में बिल्कुल नहीं पता है, मतलब आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, तभी कम से कम आपने दो ऑप्शंस को हटा लिया है। 50% आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई इस क्वेश्चन को सही करने की। ठीक है, तो हो सकता है कि आप सही आंसर मार्क कर ले जाओ, जल विभाजक यानी कि वाटरशेड। और अगर किसी को पता है थोड़ा बहुत भी, अगर आपका कॉमन सेंस काम करता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाटरशेड ही है। इसी के थ्रू ये एक ऐसी मतलब ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसके थ्रू पानी को इकट्ठा किया जाता है,
उसको स्टोर किया जाता है एंड देन उसको छोड़ा जाता है। अब देखो ये जो आपका 45 क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का इन्होंने रेफरेंस दिया और पूछा है कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इन्होंने बोला है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से देखो, इसमें इन्होंने पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो श्रेणी है वो 2020 में 130 थी, यानी कि जो इंडिया की जो रैंक है वो 2020 में 130 थी। अब वो उन्नत होकर के यानी कि उसमें ग्रोथ हुई और वो 2022 में 132 हो गई। भाई अगर ग्रोथ होगी तो 2 साल बाद यानी कि 2020 के कंपैरिजन में 2022 में 130 से 132 क्यों हो जाएगी? ये तो बढ़ गई ना, तो ये तो बेकार हो गई बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक। तो ये यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो श्रेणी है वो 2020 में क्या थी, 130 थी रैंक, और 2022 में क्या हो गई, 132 तक गिर गई, यानी कि 2 बढ़ गई। तो 2 साल के बाद 2 बढ़ गई, तो यानी कि ये रैंक गिरी है। तो ये चीज सही हुई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो इसमें आप गलत कर दोगे। आपको लगेगा कि जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि 2020 में 130 थी, उसके बाद में 2022 में 132 हो गई, यानी कि उन्नत हो गई। उन्नत हो गई तो सही है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये रिपोर्ट पूछी जाती है, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इस तरीके की जब भी स्टेटमेंट आए तो उसमें कहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है, क्या वर्ड यूज किया है, वो आपको बहुत ही कॉशियसली पढ़ना है, जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आपने जो रैंक है वो रट के आप गए हो और आपको बस रैंक याद हो, आपने देखा हो और आपने बस टिक मार दिया हो। उसको ध्यान से पढ़िए कि जो स्टेटमेंट है उसमें क्या पूछ रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 51, इसको ध्यान से देखिए। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो पोषक स्तर है वो कैसे बनते हैं, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कैसे बनते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो क्या फूड चेन में जो एनिमल्स हैं उनके जुड़े होने से बनते हैं, या फिर केवल जो मांसाहारी जंतु हैं उनसे बनते हैं, जो केवल आपके एनिमल्स हैं उनसे बनते हैं, या फिर केवल प्लांट से बनते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं। तो इसमें आप मतलब एक आपको मान लीजिए ना भी नॉलेज हो, आपको ना भी बताओ कि ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनते हैं, फिर भी आप इसमें दिमाग लगाइए। बेसिक जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो मैं कहता हूँ हमेशा की बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें आप ध्यान से देखिए पोषक स्तर ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनेंगे। भाई अगर किसी फूड चेन में जीव संबद्ध होंगे तो ही तो बनेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पौधों से बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ जीव से बनेंगे, एनिमल से बनेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि केवल मांसाहारी जंतुओं से बनेंगे। तो वो सभी जीवों के संबंध होने से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है फूड चेन में हर तरीके के एनिमल होते हैं, सांप भी होता है, नेवला भी होता है, देन शेर भी होता है, बकरी भी होती है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई कोर्स नहीं लिया तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बस यहाँ से आप सीधे सीधे जो ए ऑप्शन था उसको आप मार्क करते हो और आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन 22 दिसंबर को भी आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब जो ये जो क्वेश्चन है आपका 58, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें है कि इसमें आपको एक असर्शन दिया गया है, एक आपको रीजन दिया गया है। असर्शन में उन्होंने बोला है कि किसी भी राज्य की सीमा को बदलने की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति संसद को देता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को बताता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस राज्य की जो सीमा है, जो बॉर्डर है वो हमें बदलना है, ठीक है। और अब इसमें उस राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक लग रही है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई किसी राज्य की सीमा बदलने की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति संसद को देता है, पार्लियामेंट को देता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट संबंधित राज्य के, यानी कि जिस भी राज्य का आपको बॉर्डर चेंज करना होता है, सीमा के बारे में चेंजेस लाने होते हैं, उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया होता है, ठीक है। अब रीजन इन्होंने ये दिया है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब इसमें अगर आप इंडिविजुअली इस स्टेटमेंट को देखते हो, जो रीजन दिया गया है कि राष्ट्रपति को उस पर्टिकुलर राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो माने ही माने, हो सकता है वो ना माने, ठीक है, ये इंडिविजुअली सही है। और जो पहली स्टेटमेंट है वो भी इंडिविजुअली सही है, लेकिन क्या जो रीजन दिया है कि राष्ट्रपति को उस राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, क्या ये ही रीजन है जिसकी वजह से किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट अगर अलग से आप देखोगे इंडिविजुअली तो वो अपने आप में सही है, लेकिन जो आर है वो ए को कहीं ना कहीं वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है सही। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी इंडिविजुअली सही होंगी, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं करता है आर, यानी कि कारण जो है वो एग्जैक्ट सही नहीं है। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन 22 दिसंबर को आएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना। आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा, वरना दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी सही हो सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन हो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, यानी कि 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी, ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
नियुक्त होने के लिए अहर्त हो, यानी कि एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने जाने के लिए। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया के थ्रू हटाया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जिस थ्रू हटाया जाता है। अब इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो तो सही है कि भाई महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त हो। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आप हटाते हो जिस प्रोसेस से, क्या उसी तरह से उसी प्रोसेस के थ्रू आप महान्यायवादी को भी हटाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? केवल पहली वाली सही होगी, यानी कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त हो। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में ना आए तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आ जाए। तो जब भी कभी किसी भी इस तरीके के पोस्ट या व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, या इस तरीके से कुछ पूछा जाए कि महान्यायवादी है या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो वहां पर जो स्टेटमेंट है उनको बहुत ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि एक फैक्ट मैच कर रहा हो किसी दूसरे से कंपैरिजन के साथ, लेकिन सारे फैक्ट ना कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पर जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वहां पर इन्होंने जब एलिजिबिलिटी की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनसे कंपैरिजन किया है कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हों। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह से हम महान्यायवादी को भी हटाएं। तो ये यहाँ पर मैच नहीं है दोनों का, तो ये आपको समझना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से देखो। 73 क्वेश्चन जो है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो अब इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आपको बहुत ज्यादा ना भी पता हो, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, हवा, जो भी आपके मिट्टी हो गई, पानी हो गया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, नदियां वगैरह हैं, आज आपके पास समुद्र है, तो ये जो संसाधन आपके पास है इनका आप यूज करते हो, और आपको आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उनको कंजर्व भी करते हो कि भाई फ्यूचर की जो जनरेशन होंगी, जो आपकी अगली पीढ़ी होगी, तो उनमें वो भी यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि आपके पास जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आपने उनका इतना दोहन किया, आपने उनको इतना यूज किया, सारा पानी आप ही पी गए, सारा पानी आप ही उसमें आप ही ने नहा लिया, अपने खेतों में यूज कर लिया, कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो यूज ही ना कर पाए। तो आप जो बैलेंस करते हो ना, जो एक बैलेंस मेंटेन करते हो प्रेजेंट और फ्यूचर में, रिसोर्सेज को लेकर के, उनके यूसेज को लेकर के, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आप आराम से इस आंसर को लगा लेते। तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई दिसंबर को भी आएंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो इसी तरह से काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस आएगा, लेकिन अगर आपका दिमाग नॉर्मली भी काम करेगा ना, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करेगा, तो ही इस तरीके के क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत इन्होंने कोई इसमें टफ चीज़ पूछी थी, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड साथ नहीं होगा तो हो सकता है कि आप इसमें संसाधन का संरक्षण लगा दो, हो सकता है कि आप जो सी ऑप्शन है भविष्य के संसाधन वो लगा दो, हो सकता है कि आप डी वाला जो ऑप्शन है खपत में कमी करना वो लगा दो। तो बस यही चीज़ है। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, जो 84 है। अब इसमें उन्होंने कहा गया है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां पर किया गया था। अब इसमें 4 ऑप्शन थे, यूपी था, गुजरात था, राजस्थान और मध्य प्रदेश था। अब एक बार मतलब जैसे मान लो कि आपको ये या ना याद आ रहा हो कि सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये कहां पर की गई है, लेकिन आपको बाकी की याद हो, या जैसे आप 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हो तो आपने जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो देखी है, पढ़ी है, सुनी है, तो आपको पता है कि जो नेवल वाली होती है वो जनरली समुद्र पे होती है। अब वो हो सकता है कि आपके जो आपका अरब सागर है इधर साइड आपकी हो, ठीक है, अरब ओशन, और या फिर आप अरब सी, या फिर आपका हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल की साइड, जो विशाखापट्टनम वाला जो कोस्टल एरिया है पूरा उड़ीसा वगैरह का है, उधर साइड हो, या फिर हो सकता है कि नीचे की तरफ हो, उधर साइड में अंडमान निकोबार की तरफ हो, या फिर तमिलनाडु की साइड में हो, चेन्नई वेन्नई की तरफ, ठीक है। यानी कि या तो ईस्ट कोस्ट पे हो सकता है, या फिर हो सकता है वेस्टर्न कोस्ट पे हो, जैसे मुंबई वगैरह के आसपास होती हैं, मुंबई, गोवा, ये सब चीज़ें। जो एयरफोर्स वाली होती है वो आपकी जैसे गरुड़ वगैरह होती है, तो वो होती हैं। जो आपकी आर्मी की होती है वो जनरली आपकी या तो राजस्थान की होती है, या फिर आपकी आईटीबीपी वगैरह की तरफ होती है, उधर पहाड़ी एरियाज में, जैसे आपका जो हिमाचल प्रदेश का बकलू है वहाँ पर हो गई, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो गई, या फिर जो आपका चौपटिया है वहाँ पर हो जाती है, ये अल्मोड़ा के पास, या फिर आपका जो जम्मू कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है, तो यहीं पर होती हैं, या फिर लद्दाख में होती हैं। तो इससे आपको पता है कि भैया कहाँ कहाँ पर जनरली यूजली होती हैं। अब इसमें जो ऑप्शन है उनको देखो, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, मान लो आपको नहीं भी पता है, फिर भी आपको मतलब लग रहा होगा यार मैंने यूपी का इतना करंट अफेयर्स पढ़ा है, क्या यूपी में कहीं पर ऐसे कोई सैन्य अभ्यास हुआ था सुदर्शन प्रहार नाम से? नहीं, यूपी हटा दो यहाँ से। फिर दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है राजस्थान और गुजरात, इनको एक मिनट के लिए छोड़ दो। मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश में ना तो समुंदर है, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पर ऐसा कुछ डिजर्ट विजर्ट है, बॉर्डर लगता है राजस्थान से, लेकिन कोई ऐसा डिजर्ट तो है नहीं कि वहाँ पर ऐसे आर्मी की एक्सरसाइज हो। जनरली आर्मी आर्मी की जो एक्सरसाइज वगैरह जो होती है वो या तो इधर डिजर्ट वगैरह में इधर होती है, जैसलमेर, बीकानेर, इस तरफ राजस्थान में, या फिर वो थोड़ा बॉर्डर एरियाज में होती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ऐसा कोई बॉर्डर एरिया तो है नहीं, तो यहाँ पर भी चांसेस नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हो, ठीक है। अब ये सब इंटेलिजेंट गैस है, ये सब तुक्का नहीं है, ये आपने दिमाग लगा करके हटाया इस ऑप्शन को। अब आपके बचे गुजरात और राजस्थान। अब गुजरात में समंदर है, उधर वो जो रन ऑफ जो कच्छ का रण वाला जो पूरा एरिया है उधर साइड में, और उधर से जो वो पाकिस्तान का फिर कराची बॉर्डर, वो जो समुद्र वाला एरिया आता है, तो गुजरात जो है वो हो सकता है और राजस्थान हो सकता है। अब थोड़ा बहुत भी अगर आप
अगर आपको पहले की नॉलेज थोड़ा बहुत भी अगर आपकी है, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो आर्मी की एक्सरसाइज होती हैं जनरली, वो आपकी राजस्थान में ये जैसलमेर, बीकानेर और इधर ये डेज़र्ट एरिया में या जो जोधपुर-वोधपुर है ना, वहाँ पर होती हैं। क्योंकि वहाँ पर आर्मी के जो बेस स्टेशन वगैरह होते हैं ना, बेस होता है आर्मी का बेस, वो है वहाँ पे, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये फिर आपका ये क्वेश्चन जो है सही करा देती हैं और आप राजस्थान आंसर मार ले जाते हो। अब याद है तो ठीक है, अब किसी को अगर नहीं याद है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम क्वेश्चन को छोड़ देना है। कम से कम उसमें 1-2 ऑप्शन पर दिमाग लगाओगे तो वो अपने आप हट जाएँगे। और जब आपके 2 ऑप्शन हट गए, अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं आता है, मान लो उसने गुजराती ऑप्शन लगाया, लेकिन फिर भी कम से कम वो 2 ऑप्शन हटा करके उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया। इस तरीके का अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपके कम से कम 10 से 12 सही होंगे और आपके नंबर हमेशा पॉजिटिव में आएँगे। तो इसलिए कभी भी एकदम से क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है, थोड़ा हाथ-पैर मारे जाते हैं कि 1-2 ऑप्शन भी किसी तरह से हटा ले जाएँ। चलो ठीक है, 19 मिनट का वीडियो हो गया है। मैंने इसमें काम की चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। 22 दिसंबर के लिए ये वीडियो देख लेना और ये सारी चीज़ें जो है इनको थोड़ा-सा इनको लेकर के थॉटफुल रहना, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि इस तरह से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो।